Welcome to Business Coordinators. Today we are looking at a case from Principles of Contract. The case is Mori Bibi versus Dharmodas Ghosh. We will try and make this presentation bilingual as possible, both in Hindi and English. So the subject is, this case deals with Section 11 of the Contracts Act. In this case, the validity of the contracts made by a minor is discussed. तो सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी माइनर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके द्वारा अगर कोई साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी वैलिडिटी को डिस्कस करते हैं इस केस में. Facts of the case are that there was a minor person called Dharmodas Ghosh and his mother was appointed the guardian by the Calcutta High Court. तो एक धर्मोदास घोष एक व्यक्ति था जिसकी मदर को कैलकटा हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया उसका गार्जियन. Dharmodas Ghosh, the respondent, executed a mortgage deed for ₹20,000 with interest at 12% per annum in favor of Brahmodatta on 2/7/1895. तो धर्मोदास घोष एक माइनर व्यक्ति था, उससे ब्रह्मोदत्ता ने एक मॉर्गेज डीड साइन करवा ली 20,000 रुपीज़ के लिए, 20,000 रुपये के लिए. और ये तब हुआ जब धर्मोदास घोष माइनर था, जिसमें 12% इंटरेस्ट बोला गया, और ये 1895 की बात है. तो द डीड वॉज एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिस्पोंडेंट वॉज द माइनर. तो अब वो माइनर था. अब माइनर द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कि नहीं ये आगे देखेंगे. ब्रह्मोदत्ता वॉज कैरिंग द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग. तो ब्रह्मोदत्ता पैसे का लेन देन और उसका व्यापार करता था, और उसका मैनेजमेंट एक व्यक्ति के नाम पे था जिसका नाम था केदारनाथ. इट्स मैनेजमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ केदारनाथ. एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज डीड, केदारनाथ वॉज द अटॉर्नी ऑफ ब्रह्मोदत्ता. तो केदारनाथ जी थे वो ब्रह्मोदत्ता के अटॉर्नी थे. तो ये दो पार्टी हो गई. बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज डीड, मदर ऑफ धर्मोदास घोष gave a notice to Brahmodatta through Kedarnath attorney who was acting in the matter of Brahmodatta by her attorney Bhupenath Bose, informing that Dharmodas Ghosh was a minor on the day of on which the mortgage deed was executed. तो ब्रह्मोदास घोष की मदर ने क्या किया कि नोटिस दिया ब्रह्मोदत्ता को केदारनाथ के थ्रू, जो ब्रह्मोदत्ता के अटॉर्नी थे भूपेंद्र नाथ बोस. अब उनको नोटिस दिया कि ये माइनर था जिस दिन मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट की गई. तो केदारनाथ ने साइन करवा लिया वो डीड इन्फेंट से, यानी कि माइनर से. केदारनाथ गॉट द इन्फेंट टू साइन द डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट. अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माई मदर एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली दैट आई वॉज born on the 4th day of Ashray Sawant 281 BS, corresponding which the 17th day of June 1874, that I am now of the age of 21 years 1 month and 3 days. तो भाई ये जो माइनर है व्यक्ति धर्मोदास घोष, उसने ये कहा था कि मैंने अक्सर अपनी माँ से ये सुना है कि अश्रय सावंत में के 4th डे में के 281 BS में मैं पैदा हुआ था. तो वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है 17 जून 1874. तो अब मैं 21 साल 1 महीने और 3 दिन का हो गया हूँ. तो ऐसा उसने मनी लेंडर को कहा था. तो आगे 10th of September 1985, Dharmodas Ghosh, through his mother as his guardian and next friend, instituted this suit against Brahmodatta basis on allegation that he was an infant on the date of the execution of the mortgage deed, and prayed for the declaration of the deed to be declared void and imperative against him. तो धर्मोदास घोष की माँ ने ये बोला कि भाई ये तो माइनर था जो डीड साइन की गई थी, तो इस डीड को कैंसिल किया जाए, वॉइड माना जाए, शून्य माना जाए. Brahmodatta, the defendant, contested the case. His defense was that the plaintiff was a major at the time of execution of the mortgage deal, and he and his attorney Kedarnath had no notice that the plaintiff was a minor at the time of execution of the mortgage deed, and that the fraudulent declaration made by the plaintiff
as to his age disentitled him to any relief in making him repay the money advanced. तो अब दूसरी पार्टी ने बोला कि भाई ये ब्रह्मदत्ता जो है वो माइनर है, ये हमें नहीं पता था जब इसने ये डीड साइन की, और हमने इसको पैसा भी दिया, इसने एक फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन दिया कि भाई मैं 21 साल का हूँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है। सो अब ये दो पार्टीज़ हैं मेजर इसमें, एक तो ब्रह्मोदास घोष और उनकी मदर, और दूसरी पार्टी है ब्रह्मोदास धर्मोदास घोष और उनके एसोसिएट केदारनाथ। तो अब इसमें ये केस इतना लंबा चला कि ब्रह्मदत्ता की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो ब्रह्मदत्ता की जगह मौरी बीवी का नाम यूज़ होने लगता है फॉर सम रीज़न। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की बातें। तो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा, द ट्रायल कोर्ट सेड the trial court cancelled the mortgage deed as it was executed by a minor. So ट्रायल कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी मॉर्गेज डीड कि भाई ये माइनर के द्वारा साइन किए गए थे ये डीड, तो ये कैंसिल होती है। फिर ये और ऊपर की अदालत में गया, एपलेट कोर्ट, इट वेंट टू द एपलेट कोर्ट। Being aggrieved by the order and judgment of the trial court, an appeal was filed by Brahmodatta in Calcutta High Court. अब कैलकाटा हाई कोर्ट में गया तो वहाँ भी क्या हुआ, ब्रह्मदत्ता ने फाइल कर दिया कैलकाटा हाई कोर्ट में। तो अग्रीइंग विद द फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट्स अराइव्ड एट बाय द ट्रायल कोर्ट, द हाई कोर्ट डिसमिस द अपील। सो हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया अपील, बोला कि भाई ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है, ये माइनर था तो वो डीड कैंसिल की जाती है। अब ये केस बहुत पुराना है, दिस इज़ एन ओल्ड केस ऑफ 18th century. So at that time India was a subject of the British Empire. So after the Calcutta High Court, the case went to the Privy Council in London. तो कैलकाटा हाई कोर्ट के बाद उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो प्रिवी काउंसिल में ये केस गया। तो प्रिवी काउंसिल against the decision of the Calcutta High Court, Brahmadatta filed a second appeal before the Privy Council. There were two main questions before the Privy Council to be determined. दो मेन प्रश्न थे प्रिवी काउंसिल के सामने। पहला प्रश्न या फर्स्ट क्वेश्चन was whether the contract made with Dharmodas Ghosh was voidable. सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि क्या धर्मोदास घोष द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो वॉइडेबल है कि नहीं, शून्य करनी है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये था, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड देन वेदर धर्मोदास घोष इज़ बाउंड टू रिफंड द मनी विच ही हैज़ टेकन इन द अग्रीमेंट। सो इसमें ये दो क्वेश्चंस हैं कि भाई धर्मोदास घोष को रिफ़ंड करना चाहिए पैसा कि नहीं करना चाहिए अगर वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है तो। सो सर फोर्ड नॉर्थ ने डिलीवर किया इसमें जजमेंट। द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय सर फोर्ड नॉर्थ। इन डिलीवरिंग द जजमेंट रिप्लाइड विद द फॉलोइंग पॉइंट: Kedarnath was full charge of the entire transaction on behalf of Brahmodatta, and his acts, his acknowledgements were acts and knowledge of his principal Brahmodatta. Section 115 of the Evidence Act for estoppel does not apply to this case like the present, where the statement relied upon is made to a person who knows the real facts and is not misled by untrue statements. There can be no estoppel when the truth of the matter is known to both the parties. Further, that a false is not a fraud as taken away the privilege of infancy. सो सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट में जो स्टॉपल का कहा गया है वो इस पे लागू नहीं होगा। और आगे इसमें बोला गया, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बेसिक डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट
An agreement which is enforceable by law at the option of one or some of them is only a voidable contract. All agreements are not void contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract, and every person is competent to contract who is a major and is not of unsound mind, otherwise disqualifying from कॉन्ट्रैक्टिंग. सो बेसिकली डेफिनेशन लिखी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब होता है. कॉन्ट्रैक्ट दो वयस्क लोगों के बीच में हो सकता है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या मंद बुद्धि व्यक्ति है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. देयर इज़ नो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 64 इन केस ऑफ माइनर्स. तो सीधी सीधी बात है, माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो फिर इस केस में क्या हुआ आखिर? It was held by the Privy Council that the provisions of the Contract Act therefore do not apply to a minor. He is not bound to refund any benefit for the consideration received by him under any of its provisions. तो कोई भी पैसा उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, वो माइनर था. With the observation, the appeal filed by the defendant and the appellant were dismissed by the Privy Council, and the judgments of the trial court and the first appellant court were upheld. तो judgments upheld किए गए थे, और इसमें सर फोर्ड नॉर्थ ने बोला था कि there never was and there cannot be a contract between a minor and an adult. सो एक माइनर के बीच में और एक मेजर व्यक्ति के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो वॉइड एब इनिशियो होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ द लॉज लेड डाउन इसमें यही है. फर्स्ट वाला है, अग्रीमेंट विथ अ माइनर इज़ नॉट वॉइडेबल बट वॉइड एब इनिशियो. एक अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया करार शून्य नहीं है बल्कि वॉइड एब इनिशियो है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सेकेंड पॉइंट है, सेक्शन 64 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज competent to contract and is unapplicable to a case where there is not and could not have been a contract at all. Third point है, principle of estoppel does not apply to the case where the statement relied upon is made to a person who knows that the real matter is not misleading by untrue statements. So इस केस में estoppel apply नहीं होगा. Fourth point है, act and knowledge of an agent or representative are act of the knowledge of his principal. So अगर ब्रह्मदत्ता किसी के लिए काम कर रहे थे तो दोनों मेजर एज के थे, तो वो उन्हीं का एक्ट माना जाएगा. सो मेन पॉइंट इस केस में यही है कि any agreement with a minor is not voidable but void ab initio. वो शून्य नहीं होता, वो exist ही नहीं करता. There never was and there can never be a contract between with a person who is not of the age of maturity. Next we will look at some other cases, so subscribe to this channel and keep looking for new uploads in future. Thank you.